केमिकल रिएक्शंस हम लोग शुरू कर रहे हैं, सारे ब्लॉक से आते हैं, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, हर जगह से केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। रिएक्शंस को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट रखा है, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरे क्वालिटेटिव एनालिसिस। हालांकि एलिमेंट्री रिएक्शंस काफ़ी हद तक आपने पढ़ लिया, पूरी सिलेबस आपकी समाप्त हो चुकी है, उसमें पूरे में आप एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारे पढ़ चुके हो। एलिमेंट्री रिएक्शंस ये वही रिएक्शंस है जो बीच बीच में थोड़े थोड़े आते रहते हैं। सोडियम वाटर से रिएक्ट कर गया तो NaOH प्लस हाइड्रोजन बन गई, बीच बीच में आती। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CO प्लस CO2, ईजी लेवल वाले। थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल वाले भी बहुत सब आपने किया है। किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करो तो क्या बनेगी, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, या बहुत सारे सॉल्ट सब्सटेंस को हीट किया। एलिमेंट्री रिएक्शंस में थोड़े अच्छे लेवल के वो भी आते हैं जो डिफ़िकल्ट हाइड्रोलिसिस वाले टाइप के एग्जांपल्स होते हैं या अनकॉमन होते हैं थोड़े, और कॉमन वाले इजी वाले भी होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस है तो पहले तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रखना ही डिफ़िकल्ट काम है, तो CaC2 है। सोडियम कार्बाइड Na2C2 है, लेकिन बेरिलियम कार्बाइड Be2C है। तो ये सब लगभग एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट है, एलिमेंट्री रिएक्शंस आपने एक राउंड पढ़ा हुआ है, आपकी ये पूरी लगभग की हुई, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस अब क्या होता है, इसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक मेंस नीट के पूछे जाने लायक हिस्सा और एक एडवांस्ड के लायक वाला हिस्सा। एलिमेंट्री रिएक्शंस तो पहले समझ गए, जो रिएक्शंस आप पढ़ के आए हैं, छोटे छोटे सारे जो कुछ भी आप पढ़ के आते हैं, सल्फर प्लस O2 हो कि CH4 प्लस O2 हो कि CaH2 प्लस H2O हो, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, तो सारे एलिमेंट्री में आ गए। अब इन्हीं एलिमेंट्री रिएक्शंस को यूज़ करके आप क्वालिटेटिव एनालिसिस तैयार करते हैं, एक टॉपिक तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हो जाती है। इसलिए इसमें भी अब दो हिस्सा हो जाता है, एक मेंस नीट पर पूछे जाने वाली चीज़ें और एक एडवांस पर पूछे जाने वाली चीज़ें। अब इसमें बेसिकली क्या है, मेंस नीट पर क्या पूछी जाएंगी, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन कौन सा सॉल्ट सब्सटेंस सॉल्युबल है नहीं है, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चंस, या एलिमेंट्री रिएक्शंस, दो तीन रिएक्शंस को कुछ जोड़ करके कुछ चीज़ें तैयार की जाएंगी। और रेडिकल्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, रेडिकल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान, किसी भी रेडिकल के सॉल्ट पर एसिड डालने से क्या बनेगा, तो ये सब इसका एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट होता है डिटेक्शन ऑफ आयंस, जो डिफिकल्ट पार्ट है और जो एडवांस्ड का सबसे कॉमन और फेवरेट एरिया है, आज से नहीं 50-60 सालों से। अगर जेईई एडवांस्ड में कहें कि कोई एक ऐसा चैप्टर, टॉपिक या एरिया जो निश्चित रह गया कि आना ही आना है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज़्यादा, कभी कभी नहीं भी आया है लेकिन 95% से जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो वही है डिटेक्शन ऑफ रेडिकल वाला एरिया, उसके बहुत चांसेस है। अब सोचिए कि वो कैसा एरिया होता होगा कि आज 66-67 सालों से वो पूछता जा रहा है, लेकिन हर बार उसको नया क्वेश्चन मिल जा रहा है और बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सोचिए आपके एनसीईआरटी में कहाँ छुपी हुई है वो, किसको खोजता जा रहा है, निकालता जा रहा है, लगाता जा रहा है, और हर बार वो भी एक क्वेश्चन नहीं रहता है। एडवांस्ड में 2, 1, 2, 3, कभी कभी मैचिंग में 8 नंबर का डायरेक्टली, और मैट्रिक्स मैचिंग वगैरह तो और डिफिकल्ट होते हैं। तो सोचिए वो किस तरीके का वो डिटेक्शन ऑफ रेडिकल एरिया रहता होगा कि 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब भी समाप्त नहीं हो रहा है और लोगों से तब भी बन नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बुक आती है वोगल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक पतली सी बुक है, वोगल पब्लिकेशन का नाम, वोगल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज तक के सारे 70 सालों के आईआईटी के सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस उसी बुक से आते हैं और समाप्त नहीं हो रहा, बहुत पतली सी बुक है, बड़ा भाई अलग तरीके का एरिया है वो।
इसीलिए टीचर्स उसको जब कोर्स यदि कम में निपटाना होता है, जैसे हमने कई बार बोला है कि इनऑर्गेनिक में लोग पीटी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी आईआईटी के लिए जो करते हैं, पीटी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन आईआईटी के सिलेबस में मेटलर्जी भी है, और उसके बाद डायरेक्टली क्या कर लिया, सॉल्ट एनालिसिस। आप वो सॉल्ट एनालिसिस कर तो लेते हैं, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस वगैरह नहीं आती है तो कभी कॉन्फिडेंस तो बन ही नहीं सकता, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो वाला एरिया को पकड़ने के लिए बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस जो हम लोगों ने पढ़ लिया है कोर्स में, सिलेबस में, उसको लाएंगे, रिवाइज भी होंगी चीज़ें, उसको बार बार रिपीट भी करी जाएंगी। वो करने के बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी मेंस नीट के लायक पहले क्लासिफिकेशन कर लिया जाएगा और उसके बाद एडवांस वाली चीज़ें आगे की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन से शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़िए, सीखिए, पीछे से बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी तो परेशान नहीं होना आपको। एलिमेंट्री रिएक्शंस, सबसे पहले इसमें रिएक्टिविटी पर बातें हो। आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, बोलो बोलो ना जी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़े हुए हो ना। तो पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब मेटल के आयन बनाने के ईजनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में यही होती है ना। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब मेटल के आयन बनाने के ईजनेस को प्रेजेंट करता है। मेटल एलिमेंटल फॉर्म का आयन में कन्वर्ट होना और एक्वस आयन में कन्वर्ट होना, इसी के ईजनेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी चीज? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। पढ़ा हुआ आपका, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करता हुआ निकलते चला जाऊंगा। इट रिप्रेजेंट्स easiness of formation of metal ion in aqueous medium। मतलब हमारा जो एलिमेंटल फॉर्म है मेटल का, ये एलिमेंटल फॉर्म है, बस यहीं से क्या बनानी है, जिसको जितना ऑक्सीडेशन स्टेट सूट करे उसका एक्वस आयन, यही बनानी है। इसी प्रोसेस की जो ईजनेस है, यही ईजनेस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को। अब ये ईजनेस मैथमेटिकली डिपेंड किस पे करती है? आप MS का मतलब क्या समझ गए? ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में मेटल सब तो सॉलिड ही है, मर्क्यूरी छोड़ के। तो एलिमेंटल फॉर्म को एक्वस आयन में कन्वर्ट होना है, तो इसी ईजनेस को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करती है हमारी रिएक्टिविटी। अब मैथमेटिकली ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैथमेटिकली हाँ, इसमें जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व्ड है? इन्वॉल्व्स सब्लिमेशन न जी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हो मेटल के केस में। इसके बाद क्या इन्वॉल्व है इसमें? हाँ, वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि आयन बनने के बाद, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो ठीक है, ईजनेस है। मैथमेटिकली इसको अब कैसे प्रेजेंट करोगे? कैसे करते हैं हम लोग, बोलो? मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड विथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं करते हैं? मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या हालांकि रिडक्शन भी लिख सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसलिए हम लोग कौन सा पोटेंशियल वर्ड यूज कर ले रहे हैं, या रिडक्शन भी बोलते हैं, बस हम लोग रिवर्स कर लेते हैं साइन को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और
रिडक्शन पोटेंशियल। यही ना जी, इसी को आपने बोला ई नॉट ओ ना, और इसको क्या बोला आपने, ई नॉट आर। तो मैथमेटिकली इस प्रोसेस को डील करेगा या रिप्रेजेंट की जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल टर्म से। तो अगर मेरा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, अगर वो लार्ज पॉजिटिव होती है, इसका मतलब होता है कि ये जो बनने वाला आयन है इसके बनने की इजनेस ज़्यादा है, या रिडक्शन पोटेंशियल इसकी क्या हो जाती है उसके रिस्पेक्ट में, लार्ज नेगेटिव। यही होती है ना, रिडक्शन पोटेंशियल रिवर्स वाला साइड हो गया ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लार्ज पॉजिटिव या रिडक्शन पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव। तो अगर मैंने बोला था कि ज़्यादातर हम लोग एक ही टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक में तो ज़्यादा बेटर होता है, और वो टर्म होता है रिडक्शन पोटेंशियल, हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं। तो इस प्रोसेस का जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है वो लार्ज नेगेटिव होनी चाहिए। जितनी लार्ज नेगेटिव होगी क्या माना जाएगा सामान्य तौर पर, उतनी इजनेस ज़्यादा है और उतना आयन भी सामान्य तौर पर ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। हालांकि आयन की स्टेबिलिटी में और भी पॉइंट है, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE। यही ना मेरा E है, यही ना मेरा EO है। ये जो है या तो EO लिखिए या ER लिखिए, वो डिपेंड करेगा प्रोसेस कैसा है उसके हिसाब से, यही चीज़ें होती है। और ये जो डेल्टा जी है हमारी, वो क्या है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और ये जो मेरा डेल्टा H है, ये क्या क्या चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो मेरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या क्या, ये एल्जेब्रिक सम है किन किन चीज़ों का बताइए, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। इसीलिए बोला यह गया कि इतनी चीज़ों को हर वक्त स्टूडेंट ध्यान में नहीं रख सकता है, तो शॉर्ट में इसलिए स्टूडेंट ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई सब्लिमेशन, आयोनेशन, हाइड्रेशन से हम लोग डील करते हैं रिएक्टिविटी। हालांकि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिएक्टिविटी डील नहीं हो रही है, लेकिन ये एक फैक्टर है क्योंकि डेल्टा जी में ये भी है और मेजर रूप से यही अफेक्ट करती है। तो आप इसलिए बोलते हो कि दैट्स वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is mainly function of कौन कौन सी चीजें, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। और इसको किस तरीके से बोलेंगे आप बोलिए, ये रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर हो गई ना, कौन सी पावर हो गई, कैसे, कौन एजेंट है इस प्रोसेस में, मेटल हमारा, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये हमारा कौन एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया दोस्त। मेटल हमारा इस प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इसीलिए हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वर्ड भी यूज किया, या साथ में हमने क्या बोला, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल वर्ड भी यूज किया। तो क्या चीजें लिखी गई कि रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, इजनेस कब ज्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एटोमाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटोमाइजेशन इंथैल्पी। और हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यही मिला जुला करके हमारा एक मेटल की रिएक्टिविटी को मैथमेटिकली देखने का एक सामान्य जरिया है। हालांकि क्या सिर्फ यही जरिया है, नहीं, क्योंकि स्पष्ट है जो हमारी वैल्यू है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, साथ में T डेल्टा SB टर्म है, ठीक है। एनीवेज, तो
मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि कोई मेटल कितनी आसानी से आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, और आसानी से आयन का फॉर्मेशन कर लेता है मैथमेटिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है इस चेंज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है, इसमें से हम लोग एक चीज़ को ही पकड़े तो ज़्यादा हमारे लिए वो ईजी होता है, और वो टर्म कौन सा हम लोगों ने पकड़ लिया? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल अब मेरी जितनी, मैं फाइनली वही लिखने वाला हूँ कंक्लूजन से, कि रिडक्शन पोटेंशियल को कनेक्ट किया हम लोगों ने किससे? डेल्टा जी से। डेल्टा जी किससे कनेक्टेड है हमारा? सब्लिमेशन, आयनेशन और हाइड्रेशन से। तो अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि ये चीज़ें जितना मेरी फेवरेबल इस डायरेक्शन में आएंगी, उससे मेरा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या पॉजिटिव में? ऐसा करने से मेरा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या पॉजिटिव में? ऐसा करने से मतलब हमारा ई नॉट आर नेगेटिव में ज़्यादा होगी। अगर ये मेरा फेवर कर रहा है तो ई नॉट आर मेरी नेगेटिव में ज़्यादा होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन पहले नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? मतलब हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में उतनी ज़्यादा होगी जितना मेरा ये फेवर करेगा। आयनेशन कम होगी, सब्लिमेशन कम होगी, या हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव में ज़्यादा होनी होती है। अब इसी के ग्राउंड पर मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार होता है, और उस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर का उसको आप उतना ज़्यादा रिएक्टिव और रिड्यूसिंग एबिलिटी का मानते हो, नहीं जी? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ relative E naught R, a series is getting prepared which is called electrochemical series. अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं उतनी डिटेल में जा भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो चैप्टर पढ़ाना हो जाएगा। हम लोग उधर पढ़ नहीं रहे अभी, बस थोड़ा सा इसको करके निकलना चाहते हैं और एक रफ स्केच के साथ। हाँ, अब जो ये 3 पॉइंट है, आयनेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन, ये तीनों ही पीरियोडिक टेबल में कोई कॉमन, मतलब एक स्ट्रेट ट्रेंड में नहीं है। इन तीनों में से फिर भी अगर मैं मोस्ट डोमिनेटिंग किसको मान लूं? आयोनाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सबसे जो कॉमन चीज है वो आयोनाइजेशन है। तो अगर इन तीनों में भी मैं सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग आयोनाइजेशन को मान लूं, तो रिएक्टिविटी का एक जनरल ट्रेंड क्या हो सकता है? राइट की तरफ रिएक्टिविटी मेटल की बढ़ेगी या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। क्यों लेफ्ट की तरफ? आयनेशन को कम होनी है, तो लेफ्ट आयनेशन कम होगी। और अप की तरफ या डाउन की तरफ? डाउन की तरफ, क्योंकि डाउन आयनेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लेफ्ट एंड डाउन जाने पे ये स्ट्रेट, मैंने बोल दिया क्लियर कि यही सही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ले लूं, अज्यूम्ड मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर, और ऐसा बहुत सारे केस में होता भी है, नहीं जी? अगर मैंने इसको ले लिया तो लेफ्ट और डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटने की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यही ना कहानी है। और ऐसा जनरली होता भी है, इसीलिए ऐसा लिया गया कि तीनों फैक्टर में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन कर जाते हैं? कई बार, अधिकांश बार आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए मेटल की रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में बोली जाती है लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड, ऐसे बढ़ेगी। यही ना जी? हाँ, अब उस पर हम लोग आते हैं। अब इसमें अगर इसको थोड़ा और सटीक तरीके से बात कर लूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस ब्लॉक की आएगी? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी किसकी सबसे ज्यादा आएगी? 1A या 2A? 1A।
1A में भी ऊपर या नीचे की तरफ, और 2A में भी ऊपर या नीचे की तरफ डाउनवर्ड। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक ना, पी ब्लॉक में भसर मची हुई है, हम लोग सिर्फ ग्रुप 3A लिखते हैं। पी ब्लॉक 3A ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। इसके बाद डी ब्लॉक, इसके बाद किसकी तरफ, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में किधर, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ। याद करिए डी ब्लॉक में करवाया है, आयोनाइजेशन नीचे उल्टा ज्यादा है, तो किधर की तरफ, अपवर्ड। मतलब ये पॉइंट है कि रिएक्टिविटी, फिर इसमें दो बात है, एक लर्निंग लेवल पर, एक प्रो लेवल पर। तो हम लोग अभी प्रो लेवल पर बात कर ही नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तरीके से हमने पहले ही बोल दिया कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं वो आप ऑलमोस्ट 90% हिस्सा इसका पढ़ चुके हो। उसको पहले ला करके एक जगह हमें गार्डलैंडिंग उसकी करनी, हमें उसको सजाना पड़ेगा, एक जगह हमें पहले रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम कहीं कोई चीज़ स्किप तो हमारे दिमाग से हट तो नहीं रहा है। और पढ़ा बहुत कुछ है, उसमें से सिर्फ अब वो वाले मुद्दे उठा लिए जाएं फिलहाल जो मेंस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बाकी एडवांस का सिलेबस शाहरुख खान की तरह हाथ खोल दीजिए, क वसुदैव कुटुंबकम, नहीं, पूरी धरती की जो सिलेबस है वो हमारी जेई एडवांस्ड की सिलेबस है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है, वो हम समझते हैं। तो हमने ये बोला कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब हुआ मेटल का आयन में कन्वर्ट होने की ईजनेस। मेटल जो आयन में कन्वर्ट होगी, एक्वस आयन में कन्वर्ट होगी, इस ईजनेस को मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं हम लोग रेडॉक्स पोटेंशियल से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल से। और उस रेडॉक्स पोटेंशियल के मैथमेटिकल इक्वेशन में आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन भी है। और वैसे भी देखने से भी समझ में आती है चीज़ें कि सर जब ये मेटल आयन में कन्वर्ट होंगी तो इसमें पहले मेटल को, सॉलिड को किस में जाना पड़ेगा, गैस में। तो कौन सी इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन। फिर सर इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो आयनाइजेशन रिक्वायर्ड होगी, और फिर सर आयन में कन्वर्ट होगी, एक्वस में कन्वर्ट होगी वाटर में जाके, तो हाइड्रेशन। तो ऐसे भी समझ में आती है कि वो तीन चीज़ें हैं रिक्वायर्ड। तो उन तीन चीज़ों की मदद से रेडॉक्स पोटेंशियल का या रिडक्शन पोटेंशियल का संबंध ये बनता है कुल मिला के। अब ये कैसे बनता है ये अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, वो अपने आप में 2-3 क्लास का आइडिया। तो ये इस कन्वर्जन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उस मेटल के लिए, जो कपल के लिए हम लोग मेटल मेटल आयन कपल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ये नेगेटिव में तब ज़्यादा होती है जब फॉर्मेशन ईजनेस ज़्यादा होती है, तो अपने आप वो नेगेटिव में ज़्यादा होती है। और ये कब होती है, जब आयनाइजेशन कम होती है रिलेटिवली, सब्लिमेशन कम होती है, लगने वाली एनर्जी कम होती है और रिलीज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इन तीनों में भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या ले लिया गया, आयोनाइजेशन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने ले लिया तो लेने के बाद आयोनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड कम होती है और डाउन नीचे की तरफ कम होती है। तो इसीलिए लेफ्ट और डाउन जाने पर अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ रिएक्टिविटी को ही आप क्या बोलोगे, कौन पावर, मेटल की, क्योंकि मेटल यहाँ पर कौन एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, नहीं जी। तो लेफ्ट एंड डाउन के ट्रेंड में इस तरह से सबसे ज्यादा लेफ्ट कौन पकड़ाया, एस ब्लॉक, फिर कौन पकड़ाया, पी ब्लॉक, और तब डी ब्लॉक। हमने एस ब्लॉक में भी कौन ज्यादा लेफ्ट है, 1A, फिर उसके बाद 2A। 1A में भी किधर, ऊपर या नीचे, नीचे। 2A में नीचे। और फिर पी ब्लॉक में हमने 4A 5A को छोड़ दिया, क्योंकि 5A में एक ही मेटल निकल के आएगी, बिस्मथ। 4A में 2 ही निकल के आएगी नीचे, टीन एंड लेड, उसको हम लोग बीच में ले लेंगे, अभी हमने छोड़ दिया। तो 3A में मेजॉरिटी में मेटल्स हैं, बोरॉन छोड़ के, तो 3A में किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये कहानी है। अब अगर ये बात करूं एफ ब्लॉक इन सब में कहां है, एफ ब्लॉक में पर्टिकुलरली हम लोगों को पढ़नी है सिर्फ किसकी कहानी, लैंथेनाइड्स।
तो लैंथेनाइड्स की कहानी इन सब में कहाँ पे है? अच्छा हाँ, एस ब्लॉक में नीचे, पी ब्लॉक में नीचे, डी ब्लॉक में ऊपर है, तो नीचे डी ब्लॉक में क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, दो रीज़न है। नीचे आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होती है और नीचे उसकी नहीं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर होने का कारण यही है, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पे इसमें सब्लिमेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है ऊपर और नीचे सब्लिमेशन में। तो आप लोग ये सब बीच बीच में भूलते रहते हैं, इसीलिए ये रिवीजन के तौर पे आया है। अगर आप एस ब्लॉक में है तो लिथियम से लेके अगर मान लो आपने सीजियम डील किया तो नीचे आयोनाइजेशन भी घट रही है और सब्लिमेशन भी घट रही है, दोनों कम होती है। लेकिन अगर आप डी ब्लॉक में जाते हो तो डी ब्लॉक में जैसे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन गए तो नीचे आयोनाइजेशन भी बढ़ रही है और सब्लिमेशन भी बढ़ रही है, और ये भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी किधर चली जाती है? नीचे या ऊपर? नीचे की तरफ। यही कारण है कि इसमें रिएक्टिविटी हमारी नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि मुझे लगने वाली एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए, और इसमें रिएक्टिविटी नीचे नहीं जा पाती है। किधर जाती है? इसलिए ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी चली जाती है। करवाया हुआ ना ये सब बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से करवाया हुआ। चलिए आइए, तो एफ ब्लॉक का स्टैंड क्या था? इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या थी? है कुछ याद? अब क्या होता है एफ ब्लॉक में? अब थोड़ी होता है यार, हाँ, डी से पहले। और कोई? मतलब इनकी पोजीशन क्या है? इनसे आगे है, पीछे है, बीच में है, किस जगह पर? कैल्शियम के कंपैरेबल, जनरलाइजेशन में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक बोलनी है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। बताया था इनके जो रेडॉक्स पोटेंशियल के वैल्यूज़ होते हैं वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कंपैरेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से कंपैरेबल थे, इनके मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम से बहुत कंपैरेबल है। ठीक है, तो ओवरऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ में आप कैल्शियम बोल दीजिए, लेकिन जब किसकी बारी आए, रिएक्टिविटी की बारी आए, तो उनकी कंपैरिजन किनसे होनी चाहिए? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कंपैरेबल विथ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेनली, कुछ कुछ कैल्शियम पे भी चले जाते हैं, लेकिन मेनली मैंने बोला था। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग इसको जब फाइनली लगाते हैं इन रिएक्टिविटी ट्रेंड को, तो हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर आता है, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग एरिया है, इसके क्वेश्चंस भी अलग तरीके से ही पूछे जाएंगे। तो पहले अब इनको अरेंज किया जाए, एस ब्लॉक, 3A और डी ब्लॉक को, जिसको हम लोगों ने किया हुआ है इस तरह से। ये लिख के मैं घेर दे रहा हूँ। आइए, अब एल्कली मेटल में क्या ट्रेंड है? नीचे की तरफ है, लेकिन किसकी ज़्यादा हो गई थी? याद है? लिथियम की ना, एबनॉर्मल। और उसके पीछे का रीज़न भी आपको याद होगा, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब अभी मैं रीज़न की तरफ बार बार नहीं जाऊंगा, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा, तो हम लोगों को नहीं जाना अभी। तो लिथियम के एबनॉर्मली ज़्यादा होती है। फिर 2A में भी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की ज़्यादा हो जाएगी, इसमें ट्रेंड रेगुलर होती है। ठीक है,
और 1A में ये हमने आपको पढ़ाया था उस समय कुछ एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऑर्डर आपको फाइनली याद रखने चाहिए। वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये 5-6 एलिमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपके सिलेबस में एस ब्लॉक रहे या ना रहे उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एलिमेंट ऐसे भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका रिएक्टिविटी, इनके रिएक्शंस डी ब्लॉक, पी ब्लॉक हर जगह पर आते जाते रहते हैं। तो इन एलिमेंट्स का ऑर्डर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बगल में 3A ग्रुप, है ना। तो इसके ये तो एस ब्लॉक वाला ट्रेंड लग गया। अब इसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा कौन बन गई फाइनली, बोलिए, लिथियम। लिथियम के बाद सीजियम, के बाद लिथियम, सीजियम, इसका एब्नॉर्मली हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से ना सीजियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम। लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। कैल्शियम छूट गई, नहीं लिख तो दिया, सही तो था, मैग्नीशियम। अब इसके बाद ये एस ब्लॉक हो गई। अब इसके बाद आएंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3A ग्रुप पर आनी है। तो 3A ग्रुप में कौन सा एलिमेंट लिया, सिर्फ एल्यूमिनियम। बाकी भी ले सकते हैं लेकिन फिर लेने से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए सिर्फ क्या रख लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद अब डी ब्लॉक की बारी है। अब डी ब्लॉक में आ जाइए। क्या क्या कहानी थी ध्यान से देखिए। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। चलिए, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसमें भी बहुत मेंबर है लेकिन फिर इतना मेंबर मिनिमम क्या है, जरूरी। ये वो वाले मेंबर्स हैं जो बहुत कॉमन है क्वेश्चन के नज़रिए से। यही है ना जी, 3D सीरीज। बाकी लेने को हम लोग 4D भी ले सकते हैं और 5D भी ले सकते हैं। अब इसमें रिएक्टिविटी के लिए क्या है, किधर की तरफ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। इधर की तरफ हमारी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और इसमें कौन कौन मेंबर इंपॉर्टेंट है, लगभग सब इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज। लेकिन कहानी में थोड़ी सी चेंजेस है। क्या एकदम रेगुलर ऐसे ट्रेंड है, नहीं। क्या क्या है पॉइंट, मैग्नीज वेनेडियम के बराबर। मैग्नीज को हमने लिया था, अगर आपको याद है, एकदम V के बराबर हमने इसको यूज किया है। और जिंक को आयरन से पहले, यही ना कहानी थी जी, जिंक को आयरन से पहले। अब डी ब्लॉक और बाकी ब्लॉक में क्या अंतर है, ये एक और मुद्दा, एक और पॉइंट है। जब ये आयन में कन्वर्ट किए हैं, उसी के लिए ये ट्रेंड लिखी हुई है। तो लिथियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गई हुई है, +1, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3। लेकिन डी ब्लॉक के तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो ऑर्डर है ये किसके लिए ऑर्डर है, +2 के लिए है। इधर की तरफ बढ़ेगी और इसको पढ़ाने में हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत किया है, एक एक चीज़ें आपको समझाई है और बहुत मुश्किल भी है। और ये डंके की चोट पे आपको बोला है, ये आप बाकी लोगों से डिफरेंट काम किए हैं कि आप इस सीरीज़ को समझते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्यों, कौन सा पॉइंट कैसे आया, किस तरीके से आया, सीरीज़ बनी कैसे। इसमें ऑर्डर ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ रटा हुआ, बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। हमने बोला है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 याद रखनी है, 2 याद रखनी है, 3 याद रखनी है, 1 + 2 का सम याद रखना है, 1 + 2 + 3 का सम याद रखना है। उसमें भी कहीं कहीं छोड़ छोड़ के
बताया ना। इसके बाद इनके सभी के सब्लिमेशन एंथैल्पी का ट्रेंड याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रखना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की ट्रेंड याद रखनी है। सब में बहुत खास बात और सब में बहुत इरेगुलरिटीज भी थी। अगर आपको थोड़ा याद हो, हाइड्रेशन राइट बढ़ रहा था, अचानक Mn2+ की हाइड्रेशन कम हो गई थी, ध्यान हो तो। और वो जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जेईई मेन का वो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, नहीं याद है? राइट जाने पर हाइड्रेशन बढ़ रही थी और अचानक Mn2+ की सबसे क्या हो गई थी, कम। और तब हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था कि Mn2+ की हाइड्रेशन एनर्जी इन सब से बहुत कम है, कम हो जाने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो जाता, याद होगा कि उसकी रेडॉक्स पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। एनीवेज, तो अभी फिलहाल हम लोग कैसे देखते हैं रिएक्टिविटी में, लेफ्ट ही है, लेकिन Mn की किसके बराबर है, V के कॉम्पेरेबल है, और जिंक को हमने Fe के आगे रखा था। अब ये जो ट्रेंड है ये मेटल के किसके लिए है, +2 के लिए, 2+ एक्वस के लिए। हमने बोला अगर गलती से इसे 3+ में ले लिया जाए, क्या ट्रेंड यही होगा, जरूरी है? वैल्यूज बदल जाएंगे और ट्रेंड के भी बदलने के चांसेस हो जाएंगे। याद आ गया? ठीक है, चलिए अब ये वाली कहानी बनी। अब इससे हम लोग फाइनली क्या तैयार करेंगे, सीरीज, क्योंकि इन्हीं के रेडॉक्स पोटेंशियल, इन्हीं के रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज को जब हम लोग एक घटते हुए क्रम में या नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे और वहाँ पर हमें वैल्यू भी लिखनी है। एक बार यहाँ भी वैल्यू करते हैं, फिर दोबारा वहाँ कर लेंगे। सर रहने दीजिए ना वैल्यू, सर वैल्यू याद हो कहाँ रहा है। बोल, E0R, हाँ, लिथियम माइनस, बोलो 0.34035 भी बोल सकते हो। सीजियम 3.02, पोटेशियम -2.9, कैल्शियम -2.8, सोडियम -2.7। कुछ याद नहीं है जी, इतना मिनिमम का तो सब याद रखना है, और एफ ब्लॉक भी है कुछ कुछ, ये कैसे याद नहीं रखते हो? ये तो मिनिमम वाला है। मिनिमम मतलब उतना कि वो आईसी एग्जाम में आए, +2 में आए। कहाँ आता है सर +2 में? अभी तो दे के आया हूँ। सोडियम के स्पेलिंग क्या क्या पूछा गया था जी? इस बार क्या पूछा था? हट, इस बार नहीं था, वो 2018-19 में एक बार हीलियम के एटॉमिक नंबर पूछी गई थी। क्या क्या पूछा था बोर्ड में? क्वेश्चनिंग भी याद नहीं है। हेलोजन क्या होता है? इंटरहैलोजन के बारे में पूछा था 5 नंबर में। 5 नंबर में इंटर हेलोजन, 5 नंबर का? उसके हाइड्राइड्स का क्या, टेंडेंसी फॉर्मेशन टेंडेंसी। ऑब्जेक्टिव में क्या? हाँ, बटर। अच्छा, बटर। लेकिन सीबीएसई वाले लोग अच्छा पूछते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई स्टेट बोर्ड वाले बेकार ऐसा पूछते हैं। सीबीएसई वाले लोग अच्छा पूछते हैं। 2025 की सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर देखो एक बार, मेन से टफ था, वो एडवांस के टक्कर का था। कोबाल्ट किस में है उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे आयरन से बना होता है ब्लड तो कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट का यूज, हाँ, विटामिन B12 में। और ये पूछा था, हाँ, NI का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो मैंने पहले भी बोला था, वो हर साल पूछता है NiCO4 में निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट। वो फिक्स रखी हुई वो क्वेश्चन, जैसे जेईई मेन में फिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे तो तुम्हारे में नहीं आया, किसी न किसी पेपर में आया होगा।
आया होगा पक्का, वो फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ये आया था, आया था तब हुआ ना, तब अब क्या चाहिए। चलो देखो, तो सोडियम -2.7, हालांकि 7.6 होती है तो 2.7 लिख दिया। मैग्नीशियम -2.4, 2.4 से थोड़ी कम होती है, हम लोग 2.4 लिखते हैं। एल्यूमिनियम -1.6, 6 ना 6.7 लिख देते हैं। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बहुत का ड्रॉप है। क्यों इतने का ड्रॉप है? क्योंकि सडन जब आप मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पर जाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन वहां एक्स्ट्रा निकालनी होती है, थर्ड आयनाइजेशन भी एप्लीकेबल है, और ऊपर से क्या हो जाती है, उसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से उसका मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग है। मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 600 है और एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 650 होती है। तो एनीवेज, टिटेनियम, हाँ लगभग एल्यूमिनियम और टिटेनियम की वैल्यू सेम होती है, लगभग। वैनेडियम ना -1.18 ना, -1.18, 1.44 क्यों बोल दिया छोटू? -1.18 किसकी? वैनेडियम की। और मैग्नीज की भी यही ना, -1.18। क्रोमियम की -0.90, किस में है? +2 में है, +3 वाली नहीं है ये, +2 वाली है, +3 वाली नहीं है ये। उसके बाद जिंक की -0.76 वोल्ट, आयरन की -0.44, कोबाल्ट की -0.28 ना, और निकल की 2.5, और कॉपर की +0.34। इनका नहीं है कॉपर की प्लस, वही बस याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता, कॉपर वाली बस याद रहता है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया। अब इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस तरीके से जब लिखते हैं तो ये वैल्यू छोटू याद रखिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? नहीं तो मेरा दिमाग घूमेगा, तो किसी दिन 36 के 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में वैल्यू पर ही डाल देंगे, और उसके बाद नंबर आएगा कम तो जूता चप्पल खोल के माला बना के पहनवा के यहाँ रिकॉर्डिंग करवाएंगे और फिर वायरल कर देंगे आपको। समझ गए? मेरा दिमाग किसी दिन घुमा तो बार बार बोलता है रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू याद करो भाई, याद रखो। इनके तो ये तो कॉमन है, ये तो बहुत आसान वाले हैं जो नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछे जाते तो क्यों याद करना है इसको, जो पूछे जाते हैं वो याद कर लो। ये नहीं रटोगे तो फिर आगे वाली समझ में भी नहीं आएगी ना वैल्यू। इसके अलावा भी तो बहुत है। लेड 4+ लेड 2+ में जाएगी तो क्या होगी वैल्यू? सीरियम 4 सीरियम 3 में जाएगी तो क्या होगी वैल्यू? MnO4- का Mn2+ में क्या है वैल्यू? डाइक्रोमेट की Cr3+ में जाने पर एसिडविडियम में क्या है वैल्यू? इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम्पल है भाई, उसको याद करना पड़ेगा। उसको याद करो, कितनी बार बोला मैंने, लिस्ट को एक जगह करो और उसको याद करो। और अल्टीमेटली मैंने लिस्ट एक जगह कर भी दिया था, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स का मैंने एक जगह कर भी दिया था। चलिए, तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फाइनली, मतलब जिनको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए अब यहां है, यही है ना कि सर उतना नहीं पढ़ रखा है, पढ़ तो सब चुके हो। लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। टिटेनियम हटा दे रहा हूँ क्योंकि एल्यूमिनियम टिटेनियम इक्वल है तो हटा दिया। उसके बाद वैनेडियम, बोलिए, वैनेडियम भी चलो हटा दे रहा हूँ। मैग्नीज, मैग्नीज ना, फिर क्या आगे? क्रोमियम, क्रोमियम भी चलो हटा दिया। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर, जिंक तो ऊपर आ गया ना, नहीं, अब एक चीज़ मिस कर रहे हो, टिन लेड, SNN Pb, तब ना हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड। हालांकि हमने ये भी बोला है कि आप सिल्वर मर्क्यूरी को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से होती है चीज़ें। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता। एक पॉइंट और जो हमने बोला, शायद यहाँ लिखा नहीं, इस तरह से ये जो हमारा यहाँ आयन का फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टेबिलिटी भी लगभग इसी से डील होती है। ये भी तो बताया था ना कि ये जो आयन हमारा बन रहा है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी नेगेटिव होगी इस प्रोसेस का, तो ये जो आयन बन रहा है मेरा, वो आयन उतना ज़्यादा क्या बोला जाएगा, स्टेबल। ये भी एक पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ आयन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, ये जो मेटल से आयन बन रही है, इस आयन के फॉर्मेशन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज़्यादा इस चेंज का नेगेटिव हो, यह आयन उतना क्या कहलाएगा, स्टेबल। जैसे एक आयोनिक कंपाउंड कब स्टेबल कहलाता था, जब उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा नेगेटिव होता था। तो यहाँ भी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो आयन मेरा ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी इसी चीज़ पर निर्भर करा। लेकिन मैंने बोला फिर भी कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन और उस मेटल की रिड्यूसिंग पावर का जो तब भी ट्रेंड है, वो एग्जैक्ट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, और फिर उसको फाइनल इक्वेशन में लिखते हैं, NF से डिवाइड भी करनी होती है ना पॉइंट जी। तो इसलिए ये मुद्दा है कि ये एग्जैक्ट दोनों का ट्रेंड सेम नहीं रहेगा, लेकिन लगभग दोनों का ट्रेंड सेम है। किन दो चीज़ों का, स्टेबिलिटी ऑफ आयन का और उसके करस्पॉन्डिंग मेटल की रिएक्टिविटी का। दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों यूज कर रहा है। नहीं है कॉमन फैक्टर कि, अरे है ना, कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये आयन उतनी आसानी से बना, तो ये आयन उतना स्टेबल है। तो इस पर भी क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन हर बार दोनों का रिजल्ट कॉमन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल, और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं हो, मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि टिटेनियम और मैग्नीज, टिटेनियम और में कौन रिएक्टिव मेटल है, टिटेनियम और मैग्नीज कौन रिएक्टिव मेटल है, टिटेनियम रिएक्टिव है। क्या थोड़ी रिएक्टिव है या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है Mn से, बहुत ज़्यादा। अगर दोनों के आयन अब बन जाए +2, टिटेनियम 2 प्लस और Mn2 प्लस, दोनों आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, Mn2 प्लस आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। याद आया, जबकि टिटेनियम 2 प्लस अनस्टेबल आयन थी, टिटेनियम 2 प्लस अनस्टेबल आयन थी, इतनी अनस्टेबल थी कि वो 3 प्लस की तरफ जाना चाहता था, 4 प्लस की तरफ जाना चाहता था। तो 3 या 4 मतलब ऑक्सीडेशन की तरफ जाना चाहता था, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गई थी, और इतनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थी टिटेनियम 2 प्लस कि वाटर को भी रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस देता था। आपकी एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन भी है ये। याद आया कि कुछ कुछ आयंस के बारे में एनसीईआरटी में मैंने दिखाया भी था आपको कि वाटर को ही वो आयन रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें टिटेनियम 2 प्लस है, सैमेरियम 2 प्लस है, SM2 प्लस, F ब्लॉक से वो सब आयंस भी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ किया है, जहाँ पे किया है वहीं पे लिख देता हूँ। चलो अभी यहाँ पे लिखा है यहीं पे फिर से कर भी दे रहा हूँ। एक पॉइंट और जो मैंने बोला कि जब आप किसी मेटल को उसके करस्पॉन्डिंग आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने बोला कि इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF, जो 3 चीज़ों का सम है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन की जो एल्जेब्रिक सम है, मैंने बोला कि अगर ये लार्ज नेगेटिव होती है, लार्ज नेगेटिव डेल्टा HF मीन्स
अब इसके दो मतलब है, क्या क्या मतलब निकलते हैं। एक पॉइंट निकला कि हाई रिएक्टिविटी, नहीं छोटो, हाई रिएक्टिविटी ऑफ करस्पॉन्डिंग मेटल। किसकी हाई रिएक्टिविटी? उस मेटल की ना, आयन की मेटल की? मेटल की रे भाई, आयन मत बोल देना रे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हाई रिएक्टिविटी ऑफ करस्पॉन्डिंग मेटल और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं हुआ मेटल, मेटल क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वो मेटल। एक पॉइंट ये बना। और दूसरा पॉइंट इसका क्या निकला? ये जो M पर M+ है एक्वस, ये क्या कहा जाएगा? स्टेबल आयन, स्टेबल आयन। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एग्जैक्ट क्या है? पैरेलल है। दोनों एग्जैक्ट, दोनों का ट्रेंड क्या हो जाए? सेम। तो ये लिख दे रहा हूं, इट डज नॉट मीन द ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी will always remain same as that of ट्रेंड ऑफ कौन सी चीज जी? रिएक्टिविटी। क्या छोटू क्लियर हुई ये चीजें? इसको एग्जाम्पल से मैं फिर से बोल दूं। अगर मैं टिटेनियम वर्सेज Mn लेता हूं तो स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा है? Mn2+ बहुत ज्यादा स्टेबल है किससे? ये क्या माना जाएगा? अनस्टेबल। और ये क्या है? स्टेबल। लेकिन वहीं पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में कौन ज्यादा है? टिटेनियम काफी ज्यादा है किससे? मैग्नीज। तो दोनों में ट्रेंड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। दोनों में ट्रेंड डिफरेंट है। हमने ये भी बोला आपको कि टिटेनियम Mn2+ काफी स्टेबल है, लेकिन टिटेनियम 2+ जो है अगर वो वाटर में है तो ये वाटर को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर टिटेनियम 3+ में कन्वर्ट हो जाती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाटर को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। याद आ गया? ठीक है। अब वापिस इधर आते हैं। इसमें रिएक्टिविटी, इसीलिए हर बार वो ट्रेंड सेम हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे जिंक 2+, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जिंक 2+, स्टेबिलिटी ऑफ आयन वर्सेज रिएक्टिविटी ऑफ, जो कॉमन है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, मैं वो वाला एग्जाम्पल 2 4 5 और कर दे रहा हूं एक बार। हालांकि कराया हुआ है लेकिन फिर करवा दे रहा हूं कि आपका ध्यान जाए। मतलब मैं एकदम उल्टी दिशा वाली चीज़ें यहाँ पे है। एक जरूरी ट्रेंड तो देखने से क्या लग रहा है? सेम, और होता भी है, अधिकांश केस में होते भी हैं, लेकिन एग्जाम में वो भी आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन वर्सेज रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ना मेटल की मेटल आयन, मेटल्स। एक एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, टिटेनियम की ज़्यादा से ज़्यादा, टिटेनियम की ज़्यादा है किससे? मैग्नीज से। काफ़ी ज़्यादा। और स्टेबिलिटी में क्या है? टिटेनियम 2+ से काफ़ी ज़्यादा Mn2+ की। Mn2 स्टेबल। और ये क्या निकला? मेटल वाला जो है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? रिड्यूसिंग पावर ना। अगला आ जाइए। और एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हो, आयरन और जिंक। बोलो रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा है? जिंक या आयरन? जिंक। कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा होगी? Fe2+ या Zn2+? अभी भी Zn2+। तो ट्रेंड सेम है, यहाँ ट्रेंड सेम है। चलिए, क्रोमियम
और जिंक, अगर मैं +2 बनाऊं तो कौन ज़्यादा है? क्रोमियम की जाती है क्रोमियम या जिंक? अभी किया क्रोमियम -0.9, +2 के लिए लिखा है ना जी, +2 के लिए बातें हो रही है। और अगर आयन बना दिया, जमीन आसमान का अंतर है, ये हाईली स्टेबल है, थ्योरेटिक सीरीज में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्रोमियम 2+ या अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्या? स्लाइटली स्टेबल है, जिसको अनस्टेबल भी कभी कभी क्वेश्चन में जबरन ले लिया जाता है। जेईई मेन ने लिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ये अनस्टेबल है नहीं, लेकिन जब बाकी स्टेबल के सामने में इसको रख दिया जाए तो इसको अनस्टेबल मान लिया, पूछा, और जेईई मेन ने पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं लूँ तो ट्रेंड सेम हो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए Mn और Zn, रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा? Zn2+। कारण सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला, अगर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम और, आराम से देखिए, एल्यूमिनियम और आयरन, रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा? एल्यूमिनियम, बहुत ज़्यादा। स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा? अगर दोनों का 3+ बनाया तो बहुत ज़्यादा। क्यों जी? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी बार तो सिखाया, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं? हाईली स्टेबल। यहाँ जो किसके लिए लिखा हुआ दोनों, फॉर +3 के लिए ना, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा, दोनों किसके लिए लिखी हुई है? +2 के लिए ना। ठीक है, यहाँ भी दोनों किसके लिए लिखी हुई है? +2 के लिए। क्या समझ पा रहे हैं? बोलिए। अगला एग्जांपल इंपॉर्टेंट वाला करवा रहा हूं छोटू। अगर मैं लूं कॉपर और टिटेनियम, वैनेडियम कर लेता हूं, बोलो रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा? क्या तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है? पीछे वाली चीज़ें आ रही इसलिए नींद आ रही है? अच्छा अच्छा, नींद आ रही है। चाय लोगे? संतोष अंकल को बोलो कि थोड़ा सा चाय मंगवा दीजिए। लोगे? मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, सर पिलवा ही देते आज। कॉपर वैनेडियम किसकी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। अरे भैया वो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक -1.18 है और एक +0.34 है। अच्छा, अब अगर लेता हूँ मैं कॉपर 2+ और वैनेडियम 2+, अभी भी कॉपर 2+, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी 3+ में भागेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। और रिएक्टिविटी, आप स्टेबिलिटी ऑफ आयन को मैथमेटिकली डील नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ आयन को हमने स्पेशली पढ़ा दिया था कि डी ब्लॉक में देख भाई ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसकी वजह से क्या होगा, और बोला था कि इस चीज़ को आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसलिए उसको थोड़ा ढंग से याद रखिए। तो चलिए, ये वाला हमने कर दिया। अब वापस मैं यहाँ पे आता हूँ लेके आपको, बस ये वाला करके आज छोड़ देंगे हम लोग, अगली क्लास से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टेस्ट भी होनी है अभी आप लोगों की। इसमें ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी जाएंगे, ऊपर है ना। अब एक मुद्दा यहाँ पे ये पॉइंट बना था हम लोगों का, एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम लोगों ने पहले किया हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, ड्रॉपर वाले कुछ लोग हैं जिन लोगों ने वो नहीं किया है पहले से, तो उनको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कभी कभी बीच में समझ में नहीं आएगा, वापस हम लोग जगह पे आ जाते हैं तो समझ में आएगा वहाँ से। ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह ये सब कोई आम चीज़ नहीं है, और अब जाके उसको पढ़ना भी नहीं है। एग्ज़ाम इतना कम टाइम है, अब ये भी नहीं करना है कि जाकर के उन चीज़ों को मतलब क्यूरियोसिटी बन रही कि अच्छा कैसे होता है, एक बार सर से वीडियो लेके पढ़ ले, बर्बाद हो जाओगे। जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे, सोडियम के स्पेलिंग गलती लिखने लगोगे। कोई बोलेगा मैग्नीशियम तो कॉलर पर गलियाया क्यों बे,
अगर अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दो तो हालात ऐसे ही मेंटल हो जाएंगे, ठीक है। रात को उठोगे और अचानक बोलोगे मैं कौन मैं कौन मैं कौन, तो समझे। पढ़े लिखे लोग बेटा इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ट्राई समझ में आ रहा है ना रे? हाँ, नहीं तो तुम्हारा हम शक्ल देख रहे हैं तभी से मन में आ रहा था इसके सर से वीडियो मांगेंगे, कैसे हुआ था कर लेंगे। तो ये सब होना जाना अब नहीं है, अब बस अपने चीज़ों पर फोकस रहिए। अगर इससे क्वेश्चन आ गया ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिस होगा उन लोगों का जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने पढ़ा उनका नहीं हो पाएगा। तो रिएक्टिविटी में अब क्या सर होगा, तो तब भी हमारा भी इसमें हम लोग 3 तरह का मेटल बोलते हैं, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। तो देखिए ध्यान से, हम लोग हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम मैग्नीज तक रखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोले हम लोग, हालांकि मैग्नीज को छोड़ दीजिए इस कैटेगरी में, भले ही वैल्यू उसकी क्या है लार्ज नेगेटिव है, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में रखिए। इनको अपन क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब जहां से हम लोगों ने डी ब्लॉक शुरू किया वहां से अपन क्या बोलते हैं इसको, मॉडरेटली रिएक्टिव। क्या बोले इनको, मॉडरेटली रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल्स। और नीचे वाले को लेस रिएक्टिव, इनको क्या बोला जाएगा, लेस रिएक्टिव। और ये नोबल मेटल्स भी है, क्या है, नोबल मेटल्स। हालांकि ध्यान रहे नोबल मेटल्स में कॉपर का काउंट नहीं किया जाता, कॉपर लेस रिएक्टिव बोला जाता है लेकिन उसको नोबल मेटल नहीं बोला जाता। तो बाकी कॉपर छोड़ के आप इनको नोबल मेटल्स भी बोल सकते हैं। अब यही पॉइंट है कि एक्चुअली ये सब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि इनका जो हाफ सेल तैयार होता है तो सामने में हाफ सेल में कौन रहता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसीलिए हाइड्रोजन हमारा शुरू से क्या बन गया है, रेफरेंस। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड क्या मान ली गई है, 0, और उसके रिस्पेक्ट में बाकियों का निकाला गया है। तो एनीवेज, तो अब क्या कहानी बनती है कि ऊपर वाले मेटल्स हाइड्रोजन से क्या बोले जाएंगे, ज़्यादा रिएक्टिव। ऊपर वाले मेटल हाइड्रोजन से क्या बोले जाएंगे, ज़्यादा रिएक्टिव। किस मामले में, रिड्यूसिंग पावर के मामले में कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के मामले में, रिड्यूसिंग पावर के मामले में। ज़्यादा रिएक्टिव किस मामले में, रिड्यूसिंग पावर के मामले। ऑक्सीडाइजिंग पावर के मामले में चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर बोलना। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनका नाम पड़ा है एक एक्टिव मेटल। हाइड्रोजन के ऊपर वाले को सभी को क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब एक्टिव में भी 3 कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस। तो नहीं हुआ ना, एक्टिव में 2 ही हुआ ना, नीचे वाले तो एक्टिव है ही नहीं। तो एक्टिव में भी 2 कैटेगरी है, एक बहुत ज़्यादा और एक कम वाला, मॉडरेटली वाला, ठीक है। तो मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, अब लिख दे रहा हूँ अगले पेज में। मेटल्स above hydrogen are called active metals. ठीक है, और एक्टिव मेटल्स हैं कौन कौन, एक बार इनकी लिस्टिंग लिख के आज छोड़ रहा हूं। एक्टिव मेटल्स हैं कौन कौन, बेसिकली ऊपर कौन कौन है, लिथियम सोडियम, ऐसे बोलोगे तब तो हो गया। पूरे पीटी से मेटल को उठानी है जो अब काम की चीज है। ऑल एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक से सारे। ऑल पी ब्लॉक मेटल्स, पी ब्लॉक से भी सारे मेटल्स, लेकिन एलिमेंट नहीं है रे, मेटल्स। डी ब्लॉक में जब आता हूं तो डी ब्लॉक में ओनली 3D सीरीज, सिर्फ कौन सी, 3D सीरीज। और किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर नीचे है, अभी आपने देख लिया, तो एक्सेप्ट कॉपर, ओनली 3D सीरीज। और 4D 5D से कोई है या नहीं है, नहीं है, नॉन ऑफ 4D या 5D मेंबर्स। 4D या 5D मेंबर्स में से कोई भी नहीं, लेकिन एक है, कौन, कैडमियम। 4D 5D से सिर्फ एक मेंबर है, कौन जी, कैडमियम। तो 3D सीरीज से सारे
डी ब्लॉक से सारे 3D सीरीज, डी ब्लॉक से सारे 3D सीरीज, एक 4D से कौन, कैडमियम। और एफ ब्लॉक से कौन, एफ ब्लॉक में एक ही पढ़ रहा हूं, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स पढ़नी नहीं है। लैंथेनाइड्स से कौन, सारे, सारे ना जी, क्योंकि लैंथेनाइड्स मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कंपेरेबल है। तो ये हमारे एक्टिव मेटल्स, ये सारे डिस्प्लेस करेंगे किसको, हाँ, एक्टिव हाइड्रोजन को, वो अगली क्लास में हम लोग। तो बेसिकली आज की क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस करी है वो पीछे का रिएक्टिविटी का एक बार रिवीजन था। इसमें लर्निंग लेसन यही है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छे से उनके लिए रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू याद कर जाइए, ये लर्निंग लेसन था। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आते रहेंगे ब्लॉक वगैरह से, सब क्वेश्चंस आएगा, मिलेगा, लगेगा, उसमें मेल्टिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब भी चीज़ें कभी कभी क्वेश्चंस में बीच में आते रहेंगे। तो उसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। और वैल्यूज़ तो पक्का याद ही कर जाइए। बाकी जो नए लोग थे उनके लिए ये मैसेज है, आज आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है रिड्यूसिंग पावर, और उसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की जाती है जो आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और एटोमाइजेशन से डील की जाती है। लेफ्ट एंड डाउन सामान्य तौर पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, एस ब्लॉक में नीचे बढ़ती है, पी ब्लॉक में नीचे, जबकि डी ब्लॉक में ये ऊपर बढ़ती है, ठीक है। और उसका वो मैंने लिख दिया सीरीज, वो याद रखनी है, जो वैल्यू लिखा वो याद कर रखनी है। और ये फाइनली कि कौन कौन ऊपर है आखिर, क्योंकि हमने सब तो लिखा नहीं है मेटल सीरीज में। तो एस ब्लॉक के सारे हैं, पी ब्लॉक के सारे हैं, 3D सीरीज में सारे हैं, कॉपर छोड़ के नहीं जी। और 4D से एक कैडमियम है, लैंथेनाइड्स है। बाकी 4D का नीचे का जो 4D 5D का है वो कोई भी एक्टिव में नहीं है, वो सारे हाइड्रोजन के किधर है, नीचे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सीखे? यस सर।